ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चंदन सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। यूपी के हापुड़ में रोडवेज की बस ऐसी बेकाबू हुई कि रेलिंग को तोड़ते हुए हवा में लटक गई। गनीमत रही कि बस में सवार यात्रियों की जान बाल बाल बच गई। वो तो गनीमत रही कि जिस पुल पर यह हादसा हुआ उसके ठीक बगल में एक दूसरा पुल था, जिसके चलते ये बस दोनों पुलों के बीच में फंस गई। बताया जा रहा है कि गढ़मुक्तेश्वर के ब्रिज घाट पर बने ओवरब्रिज पर यह बस तेज रफ्तार में आ रही थी और तभी ओवरब्रिज की रेलिंग तोड़ते हुए हवा में लटक गई। इस बस में 16 यात्री सवार थे जिन्हें बाहर निकाल लिया गया, जबकि ड्राइवर को मामूली चोट आई है। कुछ देर में क्रेन यहां पहुंची और बस को यहां से निकाला गया। ड्राइवर ने बताया कि ब्रेक के नीचे जो ईंट रखी होती है वो ईंट अपनी जगह से हट गई थी, जिसके चलते ब्रेक नहीं लग पाया और हादसा हो गया। ये बस रामपुर डिपो की थी जो मुरादाबाद से दिल्ली जा रही थी। उत्तर प्रदेश के शामली से हैरान करने वाली तस्वीरें आई हैं। यहां अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक दबंग घुस गया और यहां मारपीट करनी शुरू कर दी। और ये सब पुलिस के सामने हुआ। दबंग कमरे में घुसा और 2 मरीजों पर लाठी चला दी। दोबारा देखिए, डॉक्टर मरीजों से बात कर रहे हैं। 2 पुलिस वाले भी वहां मौजूद हैं। 2 मरीज बिस्तर पर लेटे हैं जिन्हें दवाई चढ़ रही है। अचानक एक बदमाश वार्ड में डंडा लेकर घुसा और मरीजों पर हमला कर दिया। डॉक्टर और मरीज दहशत में आ गए। पुलिस और कुछ लोगों ने बदमाश को कमरे से बाहर खदेड़ा। तस्वीरें शामली के आदर्श मंडी इलाके में मौजूद अस्पताल की हैं। बदमाश का मरीजों के साथ पुराना झगड़ा था। उत्तर प्रदेश में अब गैंगस्टर्स की खैर नहीं है, क्योंकि पुलिस एक्शन में है। कई इलाकों में इनामी बदमाशों का एनकाउंटर किया गया है, जिसके बाद अपराधियों में खौफ का माहौल है। अमेठी में मुठभेड़ के दौरान बदमाश मनीष यादव के पैर में गोली लगी और वो पुलिस के सामने गिड़गिड़ाता दिखा। गलती हो गई, आज के बाद ऐसा गलती ना करता है। 50,000 के इनामी बदमाश मनीष पर आधा दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। उधर मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 1 लाख के इनामी बदमाश मेहताब को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। हाल ही में इसने लूट की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने घटनास्थल से सोना और चांदी बरामद किया। यूपी के संभल, मेरठ और बुलंदशहर में भी पुलिस के हाथ कामयाबी लगी है। पुलिस ने यहाँ कई बदमाशों को मुठभेड़ में पकड़ा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में इन दिनों हाथियों की दहशत देखी जा रही है। जंगल से निकलकर हाथी रिहायशी इलाकों में पहुंच रहे हैं और जिससे ग्रामीणों की जान को खतरा पैदा हो गया है। 6 हाथियों का झुंड जैसे ही शहर में घुसा वैसे ही अफरा तफरी मच गई। एक के बाद एक हाथी जब चिंघाड़ते हुए आगे बढ़े तो ग्रामीण भी सहम कर छिपते नजर आए। रोड पर चल रहे लोगों ने अपनी गाड़ियां रोक दी। काफी देर तक शहर में घूमने के बाद हाथियों का झुंड सड़क किनारे खड़ा हो गया। इस दौरान वहां पर मौजूद लोगों ने जब शोर मचाया तब जाकर कहीं हाथी वहां से चलते बने। ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग की लापरवाही से उनकी जान को खतरा बना हुआ है। कई बार की शिकायत के बाद भी कर्मचारी ध्यान नहीं देते। आज देश में कई जगहों पर आग का तांडव देखने को मिला। वाराणसी में जहां काशी हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर आग लग गई, तो महाराष्ट्र के सोलापुर में केमिकल कंपनी की बिल्डिंग जलने लगी। उस बिल्डिंग से निकलती आग की लपटों ने लोगों को डराना शुरू कर दिया। बताया गया कि आग के वक्त कंपनी में 100 से ज्यादा मजदूर फंस गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। इसी तरह वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इंडो लैब में आग लग गई। बारिश के बाद जमीन पर भरे पानी से लड़ते हुए फायर ब्रिगेड की टीम आग तक पहुंची। खिड़की से निकल रही आग की लपटों को शांत किया गया। यही हाल हैदराबाद का भी रहा। वहां लोथुकुंटा के पास साइकिल दुकान में आग लग गई, जिसकी जद में आने से 8 दुकानें एक साथ जली। तमिलनाडु के थेनी में अक्टूबर के महीने में भारी बारिश ने जिंदगी को पटरी से उतार दिया। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं, क्योंकि तेज बारिश के बाद पहाड़ों से गिर रहे कई झरने उफान पर आ गए हैं। पानी जिस रफ्तार से नीचे गिर रहा है उसे देखकर लोग खौफजदा हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के थेनी के मेघमलाई झरने की हैं, जिसने मूसलाधार बारिश के बाद विकराल रूप ले लिया है। आसपास रहने वाले लोग दहशत में हैं, क्योंकि थेनी में बाकी झरनों का भी हाल ऐसा ही है, जिसकी वजह से कई गांवों में पानी घुस गया है और लोगों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से 2 समुदायों के बीच तनाव की खबर आई। आरोप है कि मंदिर में एक युवक ने भगवान का अपमान किया। मामला बिलासपुर के अशोकनगर इलाके का है।
जहां लाठी डंडे लेकर घरों से निकले हिंदू समुदाय के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोग एक घर में तोड़फोड़ करते दिखे। इस तनाव की वजह बना है एक मुस्लिम युवक जिस पर शिवलिंग के अपमान का आरोप लगा है। ये बात इलाके में तेजी से फैल गई। बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग सड़क पर उतर आए। इस तनाव की वजह से इलाके में कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। मामला बिलासपुर के अशोकनगर इलाके का है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। 26 सितंबर को बरेली में हुए बवाल के बाद से ही वहां बुलडोजर एक्शन जारी है। आज फिर एक बार बरेली के बाजार में बुलडोजर चला। इस बार बरेली में बवाल करने के आरोपी तौकीर रजा के खास डॉक्टर नफीस की संपत्ति को गिराया गया। नफीस के अवैध बारात घर को प्रशासन के बुलडोजर ने कुछ घंटों के अंदर ही जमींदोज किया। सबसे पहले मेन गेट के आगे लगे गोल्डन बोर्ड को गिराया गया। बोर्ड गिराने के बाद बारी थी मेन गेट की, जिस पर ताला लगे होने के बाद भी बुलडोजर उसे तोड़कर अंदर चला गया। अंदर जाकर भी प्रशासन की टीम ने अवैध हिस्सों को नहीं बख्शा। बुलडोजर से खोद खोद कर शादी घर की दीवारों को तोड़ा गया। इस काम के लिए बरेली प्रशासन अपने साथ 3 बुलडोजर लेकर आया था। और इस रजा बारात घर पर लगातार प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। लगभग 40 मिनट से लगातार 2 बुलडोजर इस बारात घर को ध्वस्त कर रहे हैं। प्रशासन अभी भी बरेली में हंगामा करने वालों की अवैध संपत्तियों को पहचान कर उन्हें तोड़ रहा है। बरेली के बवाल में अब तक 84 लोगों पर कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी भी प्रशासन रुका नहीं है। आज अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन ने बवाल कराने के आरोपी नफीस के शादी घर को चकनाचूर कर दिया। तौकीर रजा के करीबी डॉक्टर नफीस के बारात घर को हथौड़े से तोड़ा गया। हथौड़े का जोर सिर्फ दीवारों पर नहीं बल्कि शादी घर के अंदर रखी टीवी पर भी दिखा। बवाल करने वाले आरोपियों की अवैध संपत्ति को तोड़ने के लिए नगर निगम और बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी अपने साथ भारी भरकम पुलिस फोर्स लेकर पहुंची थी। बावजूद इसके कैमरे के सामने अधिकारियों ने इस कार्रवाई को बरेली के बवाल से अलग बताया। लेकिन बवाली से हम लोग कोई मतलब नहीं, हम लोग वीडियो की रोटेशन लेकर आए। डॉक्टर नफीस के शादी घर के साथ ही बरेली की गलियों में भी आज बुलडोजर चलता रहा। बरेली में धार्मिक और सियासी बवाल मचा है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन ने जब बरेली कूच की कोशिश की तो पुलिस ने पार्टी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर दिया। अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी पार्टी का 14 सदस्यीय डेलीगेशन लखनऊ से सुबह 8 बजे बरेली निकलने वाला था, लेकिन जैसे ही इसकी खबर पुलिस को मिली, फौरन नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। समाजवादी पार्टी का कहना है कि बरेली में बेगुनाह लोगों को जेल भेजा गया है और इसी की तहकीकात करने के लिए अखिलेश यादव ने डेलीगेशन तैयार किया है। इसी तरह संभल में भी समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के बाहर पुलिस तैनात हो गई और उन्हें भी बरेली जाने से रोक दिया गया। बरेली जाने की तैयारी इकरा हसन, हरेंद्र मलिक और मोहिबुल्ला नकवी भी कर रहे थे, लेकिन तीनों को गाजियाबाद से आगे नहीं बढ़ने दिया गया। अब समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बरेली का सच बाहर न आ जाए, इसके लिए सरकार इस तरीके के हथकंडे अपना रही है। चीफ जस्टिस बीआर गवई इन दिनों 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर मॉरिशस गए हैं। इस दौरान उन्होंने बुलडोजर जस्टिस की निंदा करते हुए कुछ ऐसा कह दिया कि भारत में विपक्ष को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने का नया मौका मिल गया। दरअसल चीफ जस्टिस ने कहा था कि भारतीय न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन से नहीं बल्कि कानून के शासन से संचालित होती है। गवई ने यह भी कहा कि सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। इधर बीआर गवई के बयान पर भारत में सियासत तेज हो गई है। कोई जल्लाद बन जाए और बुलडोजर की बात करे तो ये उचित नहीं है। इसी के लिए उन्होंने सरकार को आईना दिखाया है और ये बहुत बड़ी टिप्पणी उन्होंने की है। इससे सरकार को सबक लेना चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी चीफ जस्टिस के बयान के बहाने योगी सरकार को घेरा है। जो बुलडोजरी न्याय है, जिसको उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जिसको न्याय का आदर्श समझ रही है, उस पर बहुत ही गहरी टिप्पणी करा है सीजीआई साहब ने। चीफ जस्टिस का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अब से कुछ महीनों बाद ही बिहार में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में विपक्ष को सरकार पर हमले का एक और मौका मिल गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आज ऑटो ड्राइवरों के लिए ऑटो ड्राइवरला सेवालो योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत अब 3 लाख ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे। इससे पहले खुद मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण और मंत्री नारा लोकेश ऑटो की सवारी करते नजर आए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर समर्थकों की भारी भीड़ जुट गई।
हर कोई अपने पसंदीदा नेता की सिर्फ एक झलक पा लेना चाहता था। नारा लोकेश तो कार्यक्रम स्थल से पहले ऑटो ड्राइवरों से बातचीत भी करते नजर आए। सभी ऑटो लाभार्थियों की पहचान की जा चुकी है और योजना के लिए 436 करोड़ का बजट तय किया गया है। ये पैसा सीधे ऑटो चालकों के बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप ने कहर बरपा रखा है। अकेले मध्य प्रदेश में इस सिरप के चलते 11 बच्चों की मौत हो चुकी है और अब जाकर राज्य सरकारों का इस मामले में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हुआ है। मध्य प्रदेश कोल्ड ड्रिंक सिरप पर लगा बैन। राजस्थान में ड्रग कंट्रोलर निलंबित। तमिलनाडु कोल्ड ड्रिंक सिरप का उत्पादन बंद। एमपी और राजस्थान में सिरप पीने से हुई मौतों के बाद आखिरकार सिस्टम जागा और एक्शन शुरू हुआ। पहले एमपी सरकार ने कोल्ड ड्रिंक सिरप पर बैन की घोषणा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं जिन कफ सिरप के मामले में विपरीत प्रभाव की जो सूचना मिली थी और उनको पूरी तरह से बैन किया गया है। एमपी में कातिल सिरप पर बैन लगा और इसकी बड़ी वजह बनी तमिलनाडु से आई वो जांच रिपोर्ट जिसमें कई बड़े खुलासे हुए। रिपोर्ट के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48.6% डाइइथिलीन ग्लाइकॉल मिला, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक एक जहरीला पदार्थ है। एमपी और तमिलनाडु सरकार ने तत्काल प्रभाव पर बैन लगाया तो राजस्थान सरकार ने भी कार्रवाई करते हुए ड्रग कंट्रोलर, एक चिकित्सा अधिकारी और फार्मासिस्ट पर एक्शन लिया। जल्द ही राजस्थान में इस कातिल सिरप पर पूरी तरह बैन लग सकता है। इस मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने जो एडवाइजरी जारी की है उसे देश के हर मां बाप को जानना जरूरी है। कफ सिरप को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं देना चाहिए। यानी आपके मासूम को अगर खांसी होती है, उसकी उम्र 2 साल से कम है तो उसे कफ सिरप ना दें। वहीं 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी कफ सिरप देने से बचना चाहिए। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा है कि बच्चों को दवा देने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। खुद से कफ सिरप या दूसरी दवाएं ना दें। साथ ही साथ बच्चों को पर्याप्त मात्रा में गर्म पानी और भाप भी देना जरूरी है, यह भी इस एडवाइजरी में कहा गया है। साथ ही साथ डॉक्टरों के लिए सलाह दी गई है कि उन्हें सिरप देने की जगह पहले बिना दवा दिए घरेलू इलाज पेरेंट्स को बताने चाहिए, क्योंकि बच्चों में ज्यादातर खांसी के मामले खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं और ऐसे में जाहिर सी बात है कि खांसी को लेकर के छोटे बच्चों को तुरंत कफ सिरप देने से बचना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 2 साल या उससे कम है तो उसे बिल्कुल कफ सिरप नहीं देना चाहिए। 5 साल से कम अगर उम्र का बच्चा है तो उसे सिरप देने से पहले एहतियात बरतनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के युवाओं को बड़ी सौगात दी है। पीएम ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान 62,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस दौरान उन्होंने जननायक शब्द को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को सराहा और इस दौरान उन्होंने इशारों में राहुल गांधी को जननायक वाले मुद्दे पर घेर लिया। कर्पूरी ठाकुर जी को जननायक ये सोशल मीडिया की ट्रोल करने वाली टीम ने नहीं बनाया। कर्पूरी ठाकुर को जननायक बिहार के जन ने बनाया। आजकल लोग ये जननायक की भी चोरी करने में लगे हैं। दरअसल कांग्रेस का सोशल मीडिया विंग राहुल गांधी को जननायक बताता है और यही वजह है कि पीएम ने इस शब्द के जरिए राहुल गांधी पर निशाना साधा। इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार भी वर्चुअली जुड़े थे और अब उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें नीतीश कुमार करीब 40 सेकंड तक हाथ जोड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद आरजेडी एक बार फिर मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर सवाल उठा रही है। बिहार में कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आज मुख्य चुनाव आयुक्त पटना पहुंचे थे, जहां उन्होंने 12 राजनीतिक दलों के साथ चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में राजनीतिक दलों ने कई सुझाव दिए। बीजेपी की तरफ से दिलीप जायसवाल ने जहां चुनाव को 2 चरणों में कराए जाने की मांग की, तो जेडीयू ने मांग उठाई कि इस बार के चुनाव 1 चरण में ही पूरे कराए जाने चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना था कि चुनाव 2 चरण में ही होने चाहिए। सभी दलों ने एक सुर में कहा कि छठ पर्व के बाद जितनी जल्दी चुनाव हो सके करवाया जाना चाहिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वोट कर सकें। बीजेपी ने चुनाव आयोग से मांग की है कि जो मुस्लिम महिलाएं नकाब पहनकर आती हैं, उनके चेहरे का मिलान महिला पुलिसकर्मियों से कराया जाए। वहीं आरजेडी ने कहा कि एसआईआर के तहत जिन विदेशी या घुसपैठियों के नाम काटे गए हैं, उन्हें चुनाव आयोग सार्वजनिक करे। अब चुनाव आयोग की टीम 5 अक्टूबर को वापस दिल्ली रवाना हो जाएगी, जिसके बाद कभी भी तारीख की घोषणा किए जाने की उम्मीद है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका के डलास में कुछ बदमाशों ने तेलंगाना के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना ने एक बार फिर अमेरिका में भारतीय छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 25 साल के चंद्रशेखर बीडीएस पूरा करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए डलास गए थे और गैस स्टेशन पर पार्ट टाइम काम करते थे।
शुक्रवार की सुबह कुछ अज्ञात बदमाश पेट्रोल पंप में लूटपाट के इरादे से घुसे और गोलीबारी शुरू कर दी। चंद्रशेखर को सीने में 2 गोलियां लगी। इससे पहले चंद्रशेखर को अस्पताल पहुंचाया जाता, उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। डलास पुलिस ने इस मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। इधर तेलंगाना के एलबी नगर में परिजनों में कोहराम मचा है। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। कई स्थानीय नेता मृतक छात्र के घर पहुंच रहे हैं। परिजनों ने राज्य सरकार से छात्र के शव को जल्दी लाने की गुहार लगाई है। इधर डलास में भारतीय दूतावास से भी संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।